नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहने वाले नेता बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ अब तक 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जबकि गोविंद वल्लभ पंत का कुल कार्यकाल स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद में भी 8 साल 127 दिन का रहा था। प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव अब 2027 में होना है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत मिलने पर वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने रहे। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल के बाद दोबारा लगातार पद संभाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तृतीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव 2025 के अवसर पर जल की शोभा यात्रा रवाना हुई है। पिछले 2 वर्षों से हर साल देश भर की 151 पवित्र नदियों से लाए गए जल की शोभा यात्रा राजधानी लखनऊ से रवाना की जाती है, जो कि कुशीनगर के सूर्य मंदिर में जाकर संपन्न होती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजधानी के हनुमान मंदिर में शोभा यात्रा को रवाना किया है। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने विशिष्ट हस्तियों का स्वागत किया है। हनुमान मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा पाठ के बाद देश भर से संकलित 151 पवित्र नदियों के जल को विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ के बाद रवाना किया गया। 31 जुलाई को तुर्कपट्टी स्थित सूर्य मंदिर में जलाभिषेक के साथ आयोजन संपन्न होगा। 28 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले सूर्य प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह, इनके नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव के अवसर पर 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र करके और कुशीनगर तक जाना, वो अभी हनुमंत धाम से जाना, और यात्रा की सफलता के लिए शुभकामना दूंगा। भगवान से यही प्रार्थना। पूरे देश भर से जल यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है, जिससे अपने सांस्कृतिक महत्व और नदियों के प्रति उसकी स्वच्छता के लिए, उनकी सफाई के लिए, अपने सांस्कृतिक परिवेश के लिए लोगों को उसके माध्यम से जागरूकता हो जाएगी। आज यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लक्ष्मणपुरी से यहाँ हनुमान सेतु से जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से आप लोगों ने इस यात्रा की प्रारंभ किया है। और ये आजमगढ़ के भीतर वहाँ
यहाँ विभिन्न स्थानों से प्रस्थान करते हुए और वो देवरिया और कुशीनगर के ऐसे पवित्र स्थलों की ओर से घूमते हुए वो तुर्कपट्टी पहुँचेंगे। उन्हें हम अपनी ओर से बधाई और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने इस यात्रा को शुभकामनाएं दी हैं और ये बताया है कि किस तरह से जो 151 नदियों का जल जा रहा है, किस तरह से नदियों का संरक्षण जरूरी है, उनका संवर्धन जरूरी है और यही काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भी लगातार कर रही है। जो छोटी नदियाँ हैं, जो लुप्तप्राय नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, उनको किस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, उनको दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसी जो महत्वाकांक्षा के साथ और इसी संदेश के साथ ये जल कलश यात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है राजधानी लखनऊ से, जिसका समापन 31 जुलाई को कुशीनगर में होगा सूर्य मंदिर के जलाभिषेक के साथ। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़। लखनऊ के हनुमान मंदिर से शुरू हुई जल कलश शोभा यात्रा का प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रास्ते में स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आवास पर पूजा पाठ के बाद जल कलश यात्रा को अपने गंतव्य स्थल कुशीनगर के लिए रवाना किया। 31 जुलाई को कुशीनगर के तुर्कपट्टी में स्थित सूर्य मंदिर में जलाभिषेक के साथ पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में चल रही शोभा यात्रा का समापन होगा। लखनऊ में शुरू हुई शोभा यात्रा आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया होते हुए 31 जुलाई को कुशीनगर के सूर्य मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न की जाएगी। प्रदेश के उद्यान मंत्री और कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। अमरोहा में सावन के पावन सोमवार पर अमरोहा के जनपद गजरौला में उस वक्त नजारा देखने को मिला जब बीजेपी के पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने कांवड़ यात्रियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वज्रघाट गंगा धाम से गंगाजल भरकर बड़ी संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान गजरौला में श्रद्धालुओं का जोश देखते हुए बन रहा था। हरपाल सिंह के इस अनोखे अंदाज ने जहां लोगों को चौंकाया, वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। श्रद्धा, आस्था और बुलडोजर की इस अनूठी तस्वीर ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। आपको बता दें कि अमरोहा में सावन के सोमवार पर अमरोहा जनपद के गजरौला में बीजेपी के पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने कांवड़ यात्रियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। वज्रघाट गंगा धाम से गंगा जल भरकर बड़ी संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक के लिए अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान गजरौला में श्रद्धालुओं का जोश देखते हुए बन रहा था। हरपाल सिंह के इस अनोखे अंदाज ने जहां लोगों को चौंकाया है, वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है। सावन का आज तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर गांव का ये मंदिर प्राचीन मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। लोग सुबह से ही मंदिरों पर पहुंचकर पूजा पाठ कर जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि तीसरा सोमवार विघ्न और बाधाओं को दूर करता है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। यमुना नदी के तट पर स्थित प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भोले भंडारी को खुश करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोई मंदिरों में जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दूध व बेल पत्र से पूजा अर्चना कर रहा है। मनकामेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि सतयुग में यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ था। भगवान शंकर कामदेव को भस्म करके यहाँ पर विराजमान हो गए थे और शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है। त्रेता युग में भगवान राम वनवास जाते समय जब प्रयागराज आए तो अक्षय वट के नीचे विश्राम करके इस शिवलिंग का उन्होंने जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे हृदय से आने वाले भक्तों की कामना पूरी हो जाती है और मंदिर परिसर में ऋण मुक्तेश्वर महादेव भी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इनकी स्थापना त्रेता युग में भगवान सूर्यदेव ने की थी। यहाँ सच्चे हृदय से 51 दिनों तक दर्शन पूजन से पितृ आर्थिक सहित हर तरह के ऋण से मुक्ति मिलती है।
की मनोकामना पूरी होती है और बहुत आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पूजा अर्चना करने के बाद सामने मनकामेश्वर जी महाराज है और बगल में श्री ऋणेश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ बहुत सुकून मिलता है। बगल में यमुना नदी है और जो कि बहती हुई उसके ही तट पे यहाँ पे श्री मनकामेश्वर जी महाराज विराजे हैं। कितनी लंबी? बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। हम लोग इस बार ये तीसरा सावन का सोमवार है, हम लोग तीसरा सावन का सोमवार भी है, पहला आए, दूसरा आए, तीसरा भी आ रहे हैं और जब आते हैं बहुत लंबी लंबी लाइन, सुबह से 3-3 बजे 1-1 बजे रात से लाइन लग जाती है यहाँ पे। बस यही कहेंगे कि आस्था मन में हो और कुछ ना सोचा जाए, लंबी लाइन भीड़ भड़ा कितना क्या होगा। बस आशा था कि दर्शन नहीं हो पाएगा लेकिन हो गया। इतना अच्छे दर्शन हुआ है कि बता नहीं सकते। अगली बार आए थे जिस तरीके से निकाला जा रहा था बहुत दुख हुआ कि दर्शन नहीं हो पाया, पर इस बार बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छे दर्शन हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। शिव भक्तों का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, जलपान की भी व्यवस्था की गई है। कुछ इसी तरह की तस्वीर जनपद के खजूरिया थाना क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है, जहां पर एसएचओ संजय कुमार स्वयं भी अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कांवड़ियों को शीतल जल वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, कल तीसरा सोमवार है और सावन के पवित्र माह में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए जल लेकर के आ रहे हैं। पूरे रोड पर भोले दिखाई दे रहे हैं। हमारी पूरी व्यवस्था उसी तरह की थी। सेक्टर और जोन ऑफिसर्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ यातायात डाइवर्जन चल रहा है। सभी पुलिस ड्यूटी, मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी, फूड सेफ्टी वाली ड्यूटी, बिजली विभाग की ड्यूटी, सभी लोग उपस्थित मिले हैं। मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी रूट का निरीक्षण किया गया तथा कांवड़ शिविरों का भी भ्रमण किया गया है। अमरोहा मंदिर है, बिलासपुर में मोटा महादेव मंदिर है, शाहबाद में लाल बाग मंदिर है, साथ ही साथ पंजाब नगर और रठौड़ा मंदिर है, जहां काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। साथ ही साथ करीब चिन्हित हम लोगों ने अभी तक जहां हमारी ड्यूटी लगी है 64 शिव मंदिर ऐसे हैं जहां लोगों के द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। प्रत्येक मंदिर पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और प्रत्येक श्रद्धालु की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनकी सुविधा और शकुशल जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। चंदौली जिले के धपरी गाँव में एक चमत्कारिक घटना ने पूरे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है पूरे क्षेत्र को। और एक मदरसे के पास मकान निर्माण के दौरान नींव की खुदाई में अर्घ्य सहित प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ है, जिसे देख ग्रामीणों की आंखें श्रद्धा से भर आई हैं और पूरे गांव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है वो ब्रिटिश काल से पहले एक प्राचीन मंदिर स्थल है। मुगल काल से इसे खंडित कर धार्मिक स्थल में परिवर्तन कर दिया गया था और अब उसी भूमि से शिवलिंग का प्रकट होना ग्रामीणों के लिए ईश्वरीय संकेत माना जा रहा है। मौके पे हम लोग हैं। कल शाम हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक निर्माण के दौरान एक शिवलिंग मिला है हमको, तो मौके पे मैं और सीओ साहब उपस्थित हुए, एसओ साहब भी रहे और जो जरूरी बयानात थे वो लिए गए। और इसके बाद हम लोग ग्राम सभा के जो लोग थे उनकी सहमति से मंदिर में शिवलिंग आ गया और उसकी पूजा पाठ गाँव के लोगों के द्वारा की जा रही है। यही मांग है पूरे हिंदू समाज का कि जिस स्थान पर भगवान निकले हैं यथा स्थिति को बनाकर उसी स्थान पर उनको छोड़ दिया जाए और उनका पूजा अर्चना अगर करने की अनुमति मुझे प्रशासन दे रहा है तो हम प्रशासन को साधुवाद देंगे और नहीं तो कोर्ट का इंतजार कर ले, लेकिन स्थान वही रहना चाहिए। और एक घटना में ये जी मिट्टी के मेलवे में था और उसको निकाले हम लोग विधिवत साफ सफाई भी किए, प्रभु हैं। हाँ। साफ सफाई करने के बाद यहाँ के 2-3 लड़के गए और वहाँ से लेकर आए यहाँ धुला उला के फिर ले जाकर के सर वहाँ। तो क्या आपकी भी कोई, अब चूंकि हिंदू धर्म को मानते तो क्या आप क्या मांगते? बिल्कुल सर, देखिए अब हम ये क्या जनता जो मांगती है, अब जनता को मांग को आप लोग हैं उसे सहयोग करिए भाई। जो जनता है, जनता तो प्रभु का ही देन है, तो अब इसमें और क्या करें सर, जो सत्य है वही हम ही पाए थे उनको। बात करेंगे रामपुर जनपद की, जहां पर डीएम जोगिंदर सिंह की अगुवाई में विलुप्त हो चुकी नदी को, छठवीं नदी को लगभग पुनर्जीवित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है और पहाड़ों से बहने वाली कुछ नदियां यहीं से होकर गुजरती हैं। कई दशकों पहले यहाँ पर कई नदियां हुआ करती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों की मनमानी के चलते कुछ प्रमुख नदियों को छोड़कर ये विलुप्त हो गई थी। और विलुप्त हो चुकी 6 नदियों को डीएम जोगिंदर सिंह की अगुवाई में फिलहाल पुनर्जीवित किया जा चुका है। इनमें से एक बिलासपुर की हत्यारी नदी भी है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर बताई जा रही है। इस पर से कब्जा मुक्त कराकर इसे पुनर्जीवित किया जा चुका है।
शहर की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब पीली सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल पर एक दुकानदार ने जबरन दुकान खाली कराने और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। दुकानदार ने आरोप लगाया है कि शबाना खंडेलवाल करीब आधा दर्जन लोगों के साथ उसकी दुकान पर पहुंची और धमकी दी कि अगर उसने दुकान खाली नहीं की तो उसे महिलाओं के संगठन के जरिए झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेत्री दुकानदार से तीखी बहस करती हुई नजर आ रही है। दुकानदार के अनुसार दुकान का लिखित अनुबंध करीब 10 वर्ष पहले ही उनके मृतक चाचा द्वारा दिया गया था। चाचा की मृत्यु के बाद परिवार ने तय राशि भी ली, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। इस विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष ने पहले ही न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया है और वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पीली सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि उन्हें एक वीडियो के माध्यम से बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने उधर से बदतमीजी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा वो बन रही है, दूसरे धर्म में करके बैठी। इस तरह से आवाज उठती की फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। उन्हीं की औलाद, उनका बेटा अंदर से बदतमीजी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तब मैंने अपने लोगों को बोला कि आप वीडियो बना लो, कल को कोई बड़ा इल्जाम ना लगा दे हम लोगों पर। उतनी सी बात है जिसके लिए ये चर्चा कर रहे हैं। लीगली इनके पास ना कोई पेपर है, ना कोई कोर्ट में केस विचाराधीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास। कोर्ट की तरफ से उसके बाद उनको हिदायत दी कि 15 दिन के पश्चात आप पूरे परिवार से मिलकर सहमति के साथ आप रजिस्ट्री करा लें 1150 रुपये जुर्माना जमा करके। वो तब भी नहीं आए। 10 साल हो गए, 10 साल का अरसा बीत गया। परिवार के अंदर बहुत ज्यादा विवाद होने लगा। वो मेरे ऊपर टारगेट करने लगे, चाचा के ऊपर करने लगे, पिता कदम से कदम मिला के चलेंगे। हमने जायज काम किया, नाजायज नहीं किया। हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, हमने उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना मैडम शबाना जी की तरफ से कोई हस्तक्षेप अभी तक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार से 50 से कम उपस्थिति वाले बच्चों के स्कूलों को बंद करने और उनके अन्य स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का बागपत में भरपूर विरोध हो रहा है। बागपत जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित किसान संगठन भी मौजूद रहे। सभी ने स्कूल के विलय के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 15 अगस्त को एक महापंचायत का आयोजन होगा। सावन के सोमवार को अवसानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसमें टीन शेड में करंट उतर आया और करंट की चपेट में आने से भगदड़ मच गई। हादसे में करीब 38 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है। थाना लोनीकट्टा क्षेत्र के गांव मुबारकपुर निवासी प्रशांत, जिनकी उम्र 22 थी, और एक अन्य श्रद्धालु की मौत त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पर इलाज के दौरान ही हो गई है। त्रिवेदीगंज CHC पर कुल 10 घायलों को लाया गया, जिसमें से 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। वहीं हैदरगढ़ CHC पर 26 घायलों को इलाज चल रहा है, जिनमें से 1 को गंभीर स्थिति में रेफर किया गया है। देवरिया से एक बड़ी खबर आई है इस वक्त की, जहां पर समाज कल्याण में संचालित जयप्रकाश नारायण आश्रम पद्धति विद्यालय मेहराना में छात्रों को खाने में आए दिन कीड़ा, छिपकली, शीशा निकल रहा है। वहीं पर आज खाने में कीड़ा मिलने से छात्रों ने जमकर विरोध किया है और हंगामा भी किया है। भोजन में कीड़ा निकलने के बाद छात्रों ने स्कूल परिसर में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जैसे ही घटना की जानकारी जिला प्रशासन को हुई और जिला प्रशासन के अफसरों के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानंद में जॉइंट मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों को मनाने में वो जुटे हुए हैं, लेकिन छात्रों का कहना था कि जब तक DM मौके पर नहीं आएंगे हम लोग भोजन नहीं करेंगे। वहीं मीडिया के कुछ सवालों पर जॉइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा बचती हुई नजर आई और मीडिया से भागने लग गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में ड्रोन चोर गैंग को लेकर तेजी से फैली अफवाहों के बीच मुरादाबाद के SSP सतपाल अनिल ने कहा है कि ऐसा कोई गैंग वजूद नहीं है, ये सिर्फ कोरी अफवाह है जिसके पीछे कुछ शरारती तत्व हैं। पुलिस की टीमें ऐसे तत्वों की तलाश करने में जुटी हुई है। SSP ने कहा कि पब्लिक की सहूलियत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि ड्रोन उड़ाने वालों को पकड़ा जा सके।
बलरामपुर जिला भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। ये एक अति संवेदनशील जिला भी माना जाता है। यहाँ पर साइबर और ललिया थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के जरिए टेरर फंडिंग मामले का खुलासा किया है। उस खुलासे में करोड़ों की फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान समेत अन्य विदेशी खातों में पैसे के भेजे जाने की बात सामने आई है। इस मामले में अब तक बलरामपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नाबालिग उम्र का है और इसी काम से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली में नोएडा एसटीएफ और यूपी पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव को मार गिराया है। डब्लू यादव पर बिहार में 24 से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वो 50,000 रुपए के इनाम का घोषित अपराधी था। डब्लू यादव मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत ज्ञानडील गांव का रहने वाला है और वो पिछले 1.5 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उसका नाम बेगूसराय के अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। अमरोहा की बेटी अंशु चौधरी ने अमेरिका के अल्बामा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि अंशु उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजौला नेशनल हाईवे 9 पर स्थित सालरपुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। जैसे ही अंशु की इस उपलब्धि की खबर उनके पिता नरेंद्र चौधरी तक पहुंची, गांव की खुशी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों का अंशु के घर आना जाना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सोमवार तड़के पुलिस और हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली आरोपी के दाहिने पैर में जा लगी। घायल अवस्था में आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पिपरी थाना क्षेत्र के कशेदा मार्ग पर सोमवार सुबह तड़के लगभग 5 बजे पुलिस और एक हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25 जुलाई को मखदूमपुर गांव में हुए राजू हत्याकांड का वांछित आरोपी कशेदा मार्ग पर भागने की फिराक में खड़ा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और यहां पर जीजा ने अपने ही साले के फावड़े से मारकर निर्ममता से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि जीजा मानसिक रूप से बीमार था, जिसे साला इलाज के लिए अपने घर लेकर आया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रतौली गांव का है, जहां हाकिम सिंह अपने जीजा राज बहादुर की इलाज के लिए अपने घर रतौली लेकर आया था और बताया जाता है कि मानसिक रूप से बीमार जीजा ने साले को फावड़े से हमला कर मौत की नींद सुला दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।